वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जिसे आप सैंपल पेपर कह ले या क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं। इसके अंदर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पेपर को। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके पैटर्न को समझ लेते हैं कि पेपर आपका किस पैटर्न से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 80 नंबर का पेपर है हिस्ट्री का एंड 3 घंटे आपके पास होंगे टोटल पेपर को करने के लिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए यानी सामान्य निर्देश है, जिसमें बताया गया कि आपका जो पूरा पेपर है वो 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा, जिसके अंदर टोटल 34 क्वेश्चन होंगे। एंड यहाँ पे सेक्शन वाइज भी बताया हुआ है, जैसे सेक्शन ए में आपका जो है 1 से 21 तक एमसीक्यू टाइप यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे और ये आपका जो है सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी अगर हम देखें तो ये 22 से लेकर 27 तक आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ये सेक्शन बी होगा। सेक्शन सी के अंदर जो है 8-8 नंबर वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 28 से 30 तक होंगे। ये आपका सेक्शन सी होगा। सेक्शन डी के अंदर आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ये 4-4 नंबर वाले होंगे सेक्शन डी में। लास्ट सेक्शन आपका जो रहेगा वो मानचित्र पर रहेगा, 34वां क्वेश्चन इस पर आधारित रहेगा, जो कि 5 नंबर का होगा। तो ये पैटर्न है पूरे पेपर का आपका। हिंदी मीडियम में आपने देखा एंड इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है। क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 5 सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। देयर आर 34 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए बताया हुआ है, सेक्शन बी, सेक्शन सी वही है जो मैंने आपको हिंदी मीडियम में समझाया बताया, वही इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 से 21 तक जो आपका पूछा जाएगा वो सभी आपके एक-एक नंबर वाले एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन यहाँ पे आएगा आपका किन 2 नदियों के बीच जो है स्थित है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो आपका लेखन कला और शहरी जीवन वाला जो चैप्टर है उसी के अंदर है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, जो कि बहुत पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। पुरानी सभ्यता का मतलब यानी आप पूरी दुनिया के अंदर सबसे पुरानी ऐसे पहले लोग थे जो रह रहे थे बस्ती बनाकर, ठीक है? यही थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। एंड यहाँ पे ये किन नदियों के बीच स्थित था? दजला, फरात, नील नदी या दजला फरात, इन दोनों के बीच। तो किन 2 नदियाँ पूछी गई है, तो 2 नदियों में अगर हम देखें तो ये एक ही नदियों के नाम बता रहे हैं शुरू में। एंड ऑप्शन घ है जिसमें 2 नदियों के नाम बताए जा रहे हैं, दजला और फरात। इन दोनों नदियों के बीच जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई थी। कोई भी सभ्यता के बारे में आ जाए ना, प्राचीन सभ्यता, तो उसके अंदर अगर देखेंगे आप तो ज़्यादातर जो सभ्यता है वो नदियों के किनारे ही विकसित होती है। क्योंकि पानी की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादातर सभ्यता देखी गई है कि वो नदियों के आस-पास ही बसी है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया वाज़ जो है सिचुएटेड बिटवीन दीज़ 2 रिवर्स। तो यहाँ पे टिग्रिस एंड यूफ्रेटस जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा पहले का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिस्ट्री के और जियोग्राफी के फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। हमने हर सब्जेक्ट के 10-10 सैम्पल पेपर की एक जो बुक है उसका पीडीएफ रेडी कर रखा है, ठीक है, और जिसको आप लेकर के अपने परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अभी हाल ही में आपके कुछ फाइनल एग्जाम्स हुए हैं सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। तो जो हमने सैम्पल पेपर्स आपको दिए थे, 10-10 सैम्पल पेपर का जो बुक हमने प्रोवाइड करवाया था, जिन भी बच्चों ने लिया था उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का तो अभी भी मैसेज आता है हमारी टीम के पास, थैंक यू सो मच सर। ये देख रहे हैं ना आप 2 व्हाट्सएप नंबर, इन्हीं 2 में से किसी एक व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके सैम्पल पेपर्स को ले सकते हैं। और इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पे बच्चों का मैसेज भी आता है कि सर थैंक यू सो मच सर, लास्ट टाइम तक हमने कुछ तैयारी नहीं की थी, आपके सैंपल पेपर्स हमने लिए और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? तो हम भी बोलते हैं मोस्ट वेलकम बच्चों, आपकी ही तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमने ये सैंपल पेपर्स बनाए थे बच्चों, दिन-रात मेहनत करके। और ये सैंपल पेपर्स आपको बिल्कुल लेटेस्ट पेपर पैटर्न पर आधारित देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चों, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि पिछले 10 साल का आप पेपर उठा करके देखेंगे फाइनल एग्जाम का, तो हर बार ये क्वेश्चंस जो है आ रखे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमने इन सैंपल पेपर्स में ऐड किए हैं। साथ ही साथ हमारा जो 5 सालों से ज़्यादा का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाने का एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पर भी हमने कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर सैंपल पेपर में ऐड किए हैं। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए। जी हाँ बच्चों, वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो प्राइस है वो ₹199 है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो केवल और केवल 99 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट का आपको 10 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ।
तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर बनाइए और 4 चाँद लगाइए अपनी तैयारी में। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है? तो अभी हमने डिस्कस किया मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाए कि इनमें से कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता है, तो शहरी के अंदर जो है वो सिंधु सभ्यता आती है। जस्ट जो है मेसोपोटामिया के बाद जो है सिंधु सभ्यता की खोज होती है, यानी खोज जस्ट नहीं होती। ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया के बाद जो है सिंधु सभ्यता आई, जो कि शहरी सभ्यता थी। यानी शहरी का मतलब है जैसे आज आप सब गाँव और शहर के बारे में जानते होंगे, तो उस समय जो गाँव आप मान के चले तो मेसोपोटामिया था और शहर की जो खोज हुई थी वो सिंधु सभ्यता की हुई थी। ऑप्शन जो है इसका वैसे हाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर शहरी पूछ लिया जाता है, प्राचीन शहरी सभ्यता है। अगर यहाँ पे जो है ग्रामीण पूछ लिया जाता है तो आपका आएगा मेसोपोटामिया, या सिर्फ प्राचीन सभ्यता पूछ लिया जाता है तो मेसोपोटामिया। ठीक है, आगे आइए इसी को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें। विच ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन? तो ऑप्शन बी आपका मेसोपोटामिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी लिपि मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि थी? तो देखिए लिपि का मतलब होता है कि आप लिखते कैसे। ठीक है, एक लिपि होती है जैसे किलाक्षर लिपि, चित्रात्मक लिपि, देवनागरी लिपि, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखें मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें हमें जो मिले हुई चीजें हैं उससे पता चलता है कि ये जो है किलाक्षर लिपि का जो है प्रयोग करते थे। ऑप्शन का जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपने सिंधु सभ्यता सुना, तो सिंधु सभ्यता जो है चित्रात्मक लिपि का यूज किया करते थे। एंड वैसे थर्ड का आपका राइट आंसर ऑप्शन का आ जाएगा, किलाक्षर लिपि। इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्क्रिप्ट ऑफ द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया? तो यहाँ पे जो है क्यूनिफ्रम स्क्रिप्ट जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा साम्राज्य था जो तीनों ओर से जो है महाद्वीपों से जो है घिरा हुआ था? तीन तीन ओर से जो है घिरा साम्राज्य, तीन महाद्वीपों से घिरा हुआ साम्राज्य जो है ऐसा बोला जाता है इसे। तो यहाँ पे अगर हम देखिए रोमन साम्राज्य, यायावर साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, इनमें से कोई नहीं। अगर आप भारत के मैप को आपने कई बार देखा हो, वर्ल्ड का देखा हो ना देखा हो, भारत को आप जानते होंगे मैप में। अगर आप भारत के जो है पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ये यहाँ पे आता है आपका रोमन साम्राज्य। एंड रोमन साम्राज्य के बारे में ही पूछा गया है कि इनमें वह कौन सा साम्राज्य था जो तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ था? तो तीन महाद्वीप कौन-कौन से थे? अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड को अगर आप जानते होंगे तो इसके अंदर टोटल 7 महाद्वीप माना जाता है। जिसमें एशिया हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है? तो जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका एंड यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे जो है इसको ऑस्ट्रेलिया आप कह लें, फिर ठीक है, फिर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका के अंदर जो है रोमन साम्राज्य की बात हो रही है एंड ये 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ साम्राज्य था। ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसा कौन-सा साम्राज्य था जो 3 ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ था? तो रोमन साम्राज्य। इंग्लिश मीडियम में इसको देखो, व्हिच व्हिच वाज़ द व्हिच वाज़ द एम्पायर व्हिच वाज़ सराउंडेड बाय कॉन्टिनेंट्स ऑन ऑल थ्री साइड्स? तो यहाँ पे देखिए रोमन एम्पायर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चले। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो रोमन साम्राज्य जो अभी आपने पढ़ा, इसकी मुख्य भाषा के बारे में पूछा गया तो अंग्रेजी, हिंदी, लैटिन या फारसी, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन ग जो है आपका लैटिन जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। मुख्य जो भाषा थी वो इनकी लैटिन थी। इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ रोमन एम्पायर? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, लैटिन। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिनारियस का अर्थ है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, लोहे का सिक्का है, तांबे का सिक्का। दिनारियस का प्रयोग जो है सिक्कों के लिए किया जाता था जो कि चांदी के बने होते थे। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा, चांदी के सिक्के के लिए दिनारियस का जो है प्रयोग किया जाता था। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जो है देनारियस? तो ऑप्शन ए आपका जो है सिल्वर कॉइन इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मंगोल साम्राज्य की स्थापना की किस शासक ने करी थी? ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में। अगर आप भारत को देखते होंगे, भारत के मैप को, तो कई बच्चों को पता ही नहीं होगा वो जो मंगोल साम्राज्य है वो है कहाँ पे। तो भारत के जस्ट उत्तर की तरफ चलेंगे आप तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा। फिर और ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऊपर की तरफ जब चलेंगे रूस से नीचे की तरफ है एक देश जिसका नाम है मंगोलिया। वहीं की बात हो रही है मंगोल साम्राज्य की। वहाँ की जो स्थापना थी मंगोल साम्राज्य की वो किसने करी थी?
आपके सामने ऑप्शन है चंगेज खान, बाबर, बाटू खान या जोची खान। ये आपके ऑप्शन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन का आ जाएगा। चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत क्रूर शासक के लिए जो है, बहुत क्रूर शासक था, उसके लिए वो प्रसिद्ध माना जाता है। एंड इसकी कुछ जो है सेना के बारे में भी जो है तारीफ की जाती थी। इसने जो है एक सेना को तैयार किया जो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। द रूलर ऑफ द मंगोल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, तो यहाँ पे ऑप्शन ए चंगेज खान जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। मंगोल यहाँ पे आएगा। मंगोल के जो राजनीतिक और सांस्कृतिक ग्रुप कौन थे? हूण थे, तुर्क, उइगर या यूची। अगर हम देखें मंगोल के बारे में बात हो रही है, उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक जो गुरु थे वो हूण माने जाते थे, तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हु वाज द पॉलिटिकल एंड जो है कल्चरल मास्टर ऑफ मंगोल, तो यहाँ पे मंगोल आएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हून इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा पशु मंगोलों का सबसे ज्यादा प्रिय था? तो आप मंगोलों के बारे में जानते होंगे, मंगोल में चंगेज खान के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। उसने अपने सेना में जो है ना घोड़े का इस्तेमाल किया एंड घुड़सवारी लेकर आया। एंड वो खुद भी बहुत अच्छा जो है घुड़सवार था। एंड इसीलिए जो है सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो घोड़ा था उनका। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ दीज एनिमल्स वाज द मोस्ट लव्ड बाय मंगोल्स, यहाँ पे हॉर्स जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन 10वां है, कृषक के द्वारा चर्च को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा क्या कहलाता था? जो कृषक थे यानी किसान थे, उनके द्वारा जो है चर्च को जो है दिया जाने वाला जो भूमि का टुकड़ा था वो क्या कहलाता था? ये आपके सामने ऑप्शन है, टीफ, टीथ, टैली या एवी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन खा टीथ आ जाएगा। कृषक जो थे, किसान जो थे, भूमि का जो है कुछ टुकड़ा जो है चर्च को दिया करते थे दान में, एंड इसको जो है टीथ कहा जाता था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन खा आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट वाज द पीस ऑफ लैंड गिवन बाय द फार्मर ऑफ टू द चर्च होल्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी टीथ इसका राइट आंसर आ जाएगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ चले। 11वां क्वेश्चन पूछा गया, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुए? यूरोप की बात हो रही है। अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो वर्ल्ड के अंदर यूरोप जो है आपका यहाँ पे है लोकेट। एंड यहाँ पे देखेंगे तो यूरोप के अंदर जो विश्वविद्यालय, यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती है। एंड उसमें सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुए? इटली के अंदर, पुर्तगाल में, फ्रांस में या स्पेन में। तो सबसे पहले जो हुए थे वो हुए थे इटली के अंदर जो है सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट जो है यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश इन यूरोप, तो यहाँ पे ऑप्शन है इटली। इसके अंदर जो है अभी आप देखते होंगे ना विश्वविद्यालय, आपका कॉलेज जिसे आप बोलते हैं, तो सबसे पहले जो विश्वविद्यालय है वो इटली में, यूरोप के अंदर जो है इटली में स्थापित हुए थे। 12वें क्वेश्चन की तरफ आए। 12वां क्वेश्चन पूछा गया, सामंतवाद की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो इनकी खुली अर्थव्यवस्था थी। खुली का मतलब है कि आप जैसे आज के समय होता है कि भारत किसी देश से सामान लेता है, किसी को बेचता है, तो खुली अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था थी, यानी अपने ही जो है किसी को, मतलब अगर भारत देखे तो पहले के समय पे भारत जो है एक आप आपने देखा होगा भारत किस वजह से गुलाम था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी ने जो है हमें गुलाम बना लिया था। एंड उसके बाद हमने जो है काफ़ी समय तक किसी कंपनी को अपने देश के अंदर आने नहीं दिया, बंद अर्थव्यवस्था थी। हम किसी देश से व्यापार जो है कोई ताल्लुक नहीं रख रहे थे। ये बंद अर्थव्यवस्था होती है जिसमें हम अपना अनाज उगाते हैं एंड खुद ही अपने देश के अंदर ही जो है देते हैं एंड बाहर जो है एक्सपोर्ट नहीं करते, ना इम्पोर्ट करते कोई चीज़, तो ये बंद अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है निर्वाह अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर जो हम सिर्फ अपने खाने-पीने के लिए करते हैं, सिर्फ जीवन यापन के लिए। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर आ जाएगा। सामंतवाद की जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्वाह अर्थव्यवस्था। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट वाज द टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑफ जो है फ्यूडलिज्म, तो यहाँ पे सबस्टेंशियल इकोनॉमी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ आते हैं। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? भारत के अंदर, ईरान में, चीन में या जापान में? तो चीन में जो है सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया। जो आप कॉपी किताब यूज करते हैं, जो सबसे पहले इस पेज का, एक तरह से कागज का जो इस्तेमाल किया गया या आविष्कार किया गया, वो चीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ग चीन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, इन विच कंट्री वाज पेपर फर्स्ट इन्वेंटेड, तो यहाँ पे इंडिया, ईरान, चाइना एंड जापान है। ऑप्शन सी चाइना जो है इन्वेंट किया था सबसे पहले पेपर को। इंग्लिश में अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, 14वां क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन आप सभी जानते होंगे, जिससे हम दूर की चीजों को देख पाते हैं दूरबीन से। एंड इसका जो है आविष्कार किसको दिया जाता है? गैलीलियो को, गुटेनबर्ग को, मैकियावेली को या माइकल को?
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन का आ जाएगा गैलीलियो है, ये इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। इन्होंने ये सबसे पहले जो है दूरबीन का आविष्कार किया था, वो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, तो यहाँ पे गैलीलियो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ आए, धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन कौन थे? मार्टिन लूथर, जॉन विकी, गिबर्टी या इनमें से कोई नहीं? तो धर्म सुधारो जो आंदोलन था, इसमें जो है मार्टिन लूथर को माना जाता है इनका जन्मदाता। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा मार्टिन लूथर। हु वाज द फादर ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्टिन लूथर, इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की खोज को लेकर है। अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो इसके अंदर कभी-कभी भारत की खोज को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब पेपर में नहीं, ऐसा बोला जाता है भारत की खोज किसने करी, ऐसी अमेरिका की खोज किसने करी, ऐसी ऑस्ट्रेलिया की खोज को लेकर पूछा गया कि किसने करी है। कॉटेज ने, पिजारो ने, मार्को पोलो ने या कैप्टन कुक ने? ऑस्ट्रेलिया की खोज का मतलब ये नहीं है कि वहां पे इसने जो है एक खाली जमीन की तलाश कर दी या खोज कर दी, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर हमारे 7 महाद्वीप है, महाद्वीप किसको कहते हैं हम? जो पानी से घिरा हो चारों तरफ से। एंड यहाँ पे ऐसे ही जो है ऑस्ट्रेलिया भी था। एंड यहाँ पे कोई गया नहीं था, जैसे आपका अमेरिका से हो गया, ठीक है, यूरोप से हो गया, कोई गया नहीं था। यहाँ पे लोग तो रह रहे थे, बट यहाँ पे इन्होंने खोज करी एक तरह से कि ये पूरी दुनिया के सामने आ पाए कि यहाँ पे भी जो है लोग रहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर जो है माना जाता है ऑप्शन घ, कैप्टन कुक को, कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी। काफ़ी ज़्यादा वो भी है इसके अंदर विवाद की इसी ने करी है, कैप्टन कुक ने की नहीं। 16वें को अगर हम देखें, हू डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे कैप्टन कुक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया 17वां गोल्ड रश के बारे में कि अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? तो गोल्ड रश जिसमें जो है एक खबर फैली थी पूरी दुनिया भर में कि अमेरिका में क्या है, सोना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड इससे अगर देखें तो पूरे देश जो है, पूरे विश्व भर जो है प्रभावित हुए। लोग जो है अमेरिका की ओर बढ़ने लग जाते हैं, धीरे-धीरे अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग जो है जाकर बसने लग जाते हैं। एंड वहाँ पे अमेरिका का इससे विकास भी होता है। वहाँ पे रेल की पटरियाँ बिछने लग जाती है, बहुत सारे विकास होने लग जाते हैं अमेरिका में। तो गोल्ड रश भी एक कारण था अमेरिका के विकास में। एंड ये जो है अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य है, उससे संबंधित है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, गोल्ड रश इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट ऑफ अमेरिका? तो यहाँ पे कैलिफोर्निया, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सिडनी कहाँ पर स्थित है? तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं पूरे वर्ल्ड को, उसके अंदर आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे है, एंड ऑस्ट्रेलिया के में ही जो है सिडनी है, यहाँ पर स्थित है सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पुर्तगाल या ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन घ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है सिडनी स्थित है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, वेयर इज सिडनी जो है लोकेटेड? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है मैप में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, सिडनी बहुत बार पूछा जाता है मैप। 19वें क्वेश्चन को देखिए, अमेरिका ने जापान पर किस वर्ष परमाणु बम गिराया था? तो आपको पता होगा जब हमारा पूरा विश्व में जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो आपका जो है 1939 से लेकर 1939 से 45 तक चला था। एंड ये एंड जब भी माना जाता है जब जो अमेरिका है उसने जापान के जो है 2 शहर, एक का नाम था हिरोशिमा और दूसरे का नाम था नागासाकी। नागासाकी। ये 2 शहर थे जापान के, जिसके ऊपर अमेरिका ने क्या है अपना जो परमाणु बम है, परमाणु बम के बारे में आप जानते होंगे सभी। दुनिया के अंदर कुछ ही देशों के पास ये परमाणु बम है, जिसमें से अमेरिका ने उस समय बना लिया था। एंड इसने जो है एक तरह से टेस्ट तो इसने पहले भी कर लिया था, लेकिन ये देखना भी चाहता था कि क्या होता है इससे, कितनी जनहानि होती है। तो इसने हिरोशिमा और नागासाकी, उस समय वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, तो इसने यूज़ किया एंड यहाँ पर बहुत लोगों की जान जा गई थी। आज भी जो है जापान के अंदर जो है एक आप कह सकते हैं जैसे बना दिया जाता है ना कि यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं म्यूज़ियम। तो यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं जाकर कि उस समय क्या स्थिति थी। तो वहाँ पर जो है इमेज है बहुत सारी, वहाँ पे आपको सामान मिल जाएँगे देखने को, क्या-क्या चीज़ें कितनी टूट-फूट हुई थी। ठीक है? तो ये अमेरिका ने किया था आपका 1945 के अंदर, क्योंकि 1945 के बाद ही जो है फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। इन व्हिच ईयर अमेरिका ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापान? तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1945 वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो अगला क्वेश्चन पूछा गया 20वां, चीन किस महाद्वीप में स्थित है? अगर हम देखें चीन को, तो भारत के मैप को अगर आप जानते हैं तो जस्ट उसके ऊपर ही जो है यहाँ पे नेपाल है, नेपाल के बाद जो है फिर चीन हो जाता है स्टार्ट।
तो वहाँ पे अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या एशिया, एशिया के अंदर ही आता है ये चीन। रूस को अगर हम देखें, अगर चाइना से ऊपर जाएँगे और ऊपर जाएँगे तो वहाँ पे हमें रूस मिल जाएगा। एंड रूस जो है वो यूरोप का भाग आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी राजधानी जो है यूरोप के अंदर है। तो जहाँ राजधानी होती है वहाँ पे उसको माना जाता है कि उस महाद्वीप में है वो। इंग्लिश मीडियम में देखिए, इन विच जो है कॉन्टिनेंट इज़ चाइना लोकेटेड, तो यहाँ पे एशिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, अगला क्वेश्चन है ताइवान चीन से अलग हुआ। तो अगर आप चीन को देखते हैं, भारत के जस्ट ऊपर है, तो उसका जो है एक देश है अभी के समय पे चाइना, ताइवान, जो कि चाइना से अलग हुआ था 1949 के अंदर। एंड ये मानता है कि ये क्या है, एक स्वतंत्र कंट्री, यानी अलग देश है ताइवान, लेकिन चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है वन चाइना पॉलिसी के अंदर। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए, ताइवान सेपरेटेड फ्रॉम चाइना, तो यहाँ पे 1949 के अंदर जो है सेपरेट हो गया था ये। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो ये आपके 21 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पहले तो सेक्शन ए में आपके एग्जाम पेपर में। आई होप कि आप सभी क्वेश्चंस को देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। एंड एमसीक्यू अगर आप एक बार ही देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है राइट आंसर क्या होगा ऑप्शंस को देखकर। आगे हम आते हैं अब सेक्शन बी की तरफ, जो कि है आपका 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें रहेंगे। एंड ये आपका जो है 22 से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन करें। तो लेखन कला और शहरी जीवन जो आपका चैप्टर है, उसमें आपको आपने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा होगा। तो लेखन कला यानी लिखने की जो कला आज हम लिखते हैं, उसके वर्णन करना है क्रमबद्ध विकास का, यानी लाइन से आपको बताना है कि कैसे-कैसे विकास हुआ लेखन कला का। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मेसोपोटामिया के लोग जो है मिट्टी की पट्टिका ऊपर लिखा करते थे। जो मिट्टी हुआ करती थी उसी की पट्टिका बनाकर जो है लिखा करते थे। चिकनी मिट्टी को आकार देकर जो है सुखाया जाता था। फिर जो है जहाँ पर लिखते थे, जो जगह लिख जैसे मान लेते हैं इस जगह पे लिखना है, तो इसको क्या है, इसकी सतह जो चिकनी बनाई जाती थी। फिर जो है सरकंडे जो हुआ करते थे, उसकी तीली की नोक से जो है पट्टी पर लिखा करते थे। पट्टी को धूप में फिर सुखा दिया जाता था और वो पक्की हो जाती थी। और यहाँ पर हमें कई ऐसे सैकड़ों जो है पट्टिकाएँ मिली है, जिससे ये हम कह पाते हैं कि क्रमबद्ध विकास कुछ इस तरह से हुआ होगा लेखन कला का। तो ये आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा कि लेखन कला का किस प्रकार से जो है विकास हुआ, उसका आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेसोपोटामिया के अंदर जो हुआ था और ये मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर हुआ था। लिखने वाली जगह को जो है चिकना कर दिया जाता था। फिर उससे जो है लिखकर सरकंडे की जो नोक हुआ करती थी उससे लिखा करते थे, फिर उसे धूप में सुखा दिया जाता था। ये इसकी प्रोसेस थे। आगे हम देखें, इंग्लिश मीडियम में डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग आर्ट। तो द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया यूज्ड टू राइट ऑन क्ले टैबलेट्स। द क्ले वाज शेप्ड एंड जो है ड्राइड एंड द राइटिंग सरफेस वाज मेड स्मूथ। इट वाज रिटन ऑन द स्ट्रिप with the tip of a जो है reed stick. The bandage used to be firm after जो है drying in the sun. Hundreds of जो है pellicles have been found here from the excavation. ये आपका आ जाएगा। इसी के अंदर और में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 नंबर के ये क्वेश्चन है, मैंने ज्यादा पॉइंट बता रखे आपको, इतने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं, बाकी 3 पॉइंट से ज्यादा आप ना लिखें, ठीक है। इसके अंदर और के अंदर पूछा गया, मारी नगर एक जो है प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, व्यापारिक नगर वो होता है जहाँ से जो है व्यापार होता है। ये व्यापार का मतलब है कि आप सामान बेच रहे, खरीद रहे एक जगह से दूसरी जगह। तो मारी जो नगर है, आपको बताना है उसके अंदर कि वह एक व्यापारिक नगर था, तर्क देकर बताइए। तो अगर हम देखें, मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। यहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा आदि माल जो है फरात नदी से जो है तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि के साथ जो है व्यापार होता था। पहले के अगर समय देखें हम, तो पहले के समय जो व्यापार हुआ करते थे वो नदियों के माध्यम से हुआ करते थे, ठीक है। आज के समय जैसे हम फ्लाइट्स है या बहुत सारी तकनीक है जिससे हम जहाज है उससे हम जो है व्यापार कर पाते हैं। लेकिन उस समय क्या था, नदियों के माध्यम से ही व्यापार किया जाता था एंड इस चीज़ों का व्यापार किया जाता था। दक्षिणी नगरों को जाने वाले पोत जो पत्थर, चक्की, लकड़ी, शराब व तेल के पीपों से लदे होते थे, मारी में ही रुकते थे। देखिए, अगर आप देखेंगे भारत के मैप को, तो भारत का मैप अगर दक्षिण की तरफ देखेंगे, ठीक है? तो दक्षिण की तरफ यहाँ पे आता है श्रीलंका एंड कोई भी देश जाता है ना यहाँ से गुजर कर, तो वो ऑस्ट्रेलिया में जाके रुक जाता है। यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह है या पोर्ट जिसे कहते हैं, जहाँ पे जाकर जो है कोई जा रहा हो एंड जैसे आप देखते हैं ना आज के समय कि हम सड़क पे चल रहे होते हैं एंड हमें कोई जो है रुकने की जगह मिल जाती है, तो हम खाना-पीना खा लेते हैं, फिर जाते हैं आगे की तरफ। ऐसे ही समुद्र में भी होता है
अगर उसका देश ऐसी जगह लोकेट है जहाँ पे एक तरह से रुका जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे किनारे पे है, हम्बनटोटा बंदरगाह है, यहाँ पे रुकते, फिर आगे का सफर जारी करते। तो ऐसे ही मारी भी था। मारी जो है दक्षिणी नगरों को जाने वाले जो पोत जो पत्थर, लकड़ी चक्की, लकड़ी, शराब व तेल के पीपों से लदे होते थे जो मारी में जाकर रुकते थे। ये ऐसे हो गया, आप समझ सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए बताया है, ये श्रीलंका में नहीं है। लदे माल पर जो है फिर यहाँ पर जो अगर आप रोकते हैं या आप उस जगह से जाते हैं उसकी सीमा से, तो उसके ऊपर कर भी वसूल किया जाता था। यह नगर उन दिनों तांबे व टीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कांसा औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। मारी नगर व्यापार के लिए संपन्न व समृद्ध नगर था। तो ये रीजन्स आप डाल सकते हैं। एंड पता कैसे चलता है कि हाँ, आपका व्यापार होता है एक जगह, अगर पूरा वर्ल्ड है एंड वर्ल्ड में कोई एक चीज़ यहाँ पर है और यहाँ पर जा रही है, हमें उतने पुराने समय का कैसे पता चल जाता है कि व्यापार हुआ करता था इस रास्ते से। देखिए, रास्ते फिर भी अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन व्यापार हुआ करता था, हम ऐसे पता कर सकते हैं कि अगर आप देखेंगे आज के समय जो तेल है, वो ज़्यादा जैसे सऊदी अरब है, ठीक है? यहाँ की जो कंट्रीज़ है, गल्फ कंट्रीज़, इनके पास क्या है बहुत सारे तेल है, लेकिन भारत के पास कोई तेल भंडार नहीं है, तो हम यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं अपने पास तेल। तो इससे हम देखते हैं कि यहाँ पे तेल पाया जाता था और यहाँ पे भी हमें तेल पाया गया थोड़े-थोड़े एंड यहाँ पे जो है हमें डब्बे के अंदर पाया गया मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचे थे क्योंकि पूरी दुनिया में तेल कहीं नहीं पाया जाता था, सिर्फ़ यहीं पाया जाता है। ऐसे ही अगर चावल देखें हम, तो चावल देखेंगे आप एशियन कंट्रीज़ के अंदर ही पाया जाता है। यहाँ पे आपका चावल नहीं पाया जाता। तो आप उससे इन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावल जो है व्यापार किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मारीनगर वाज़ अ फेमस ट्रेडिंग सिटी एक्सप्लेन विद जो है आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। मारीनगर वाज़ लोकेटेड एट एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट फ्रॉम हियर द गुड्स लाइक वुड, कॉपर, रांगा, ऑयल, लिक्वर ईटीसी वर ट्रेडेड विद टर्की, सीरिया, लेबनान ईटीसी फ्रॉम द जो है यूफ्रेटस रिवर। यहाँ पे और पॉइंट देख सकते हैं जैसे 10% टैक्स जो है लिया करते थे। This city was famous for the trade of copper and tin in those days। ये आप डाल सकते हैं, ये आ जाएगा इसका इंग्लिश मीडियम में आंसर। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रोम साम्राज्य सांस्कृतिक विविधता का अनुपम मिश्रण था, इस कथन की विवेचना करिए। जो रोमन साम्राज्य था उसके बारे में कहा गया सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था। अब भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह से कि भारत सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप अगर भारत के मैप को देखते हैं तो वहां पे आप देखते हैं उत्तर की तरफ जाते हैं तो यहाँ का रहन सहन खान पान जो है अलग हो जाता है। दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे अलग हो जाता है। भाषाएँ कितनी सारी बोली जाती है, यानी विविधता भरी हो। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ऐसा ही है रोमन साम्राज्य में। धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं देवताओं में भरपूर जो है विविधता पाई जाती है। बोलचाल की अनेक भाषाएँ, वेशभूषा की विभिन्न शैलियों, तरह-तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के भिन्न-भिन्न रूप एंड बस्तियों के अनेक रूप। तो ये आप भारत के अंदर भी पाते हैं। लेकिन ये पूछा गया रोम साम्राज्य के संदर्भ में, तो आप बता सकते हैं। 3 नंबर में आए तो भाषाओं के बारे में आप बता दें, वेशभूषा के बारे में बता दें। आप जो है यहाँ पे भोजन के बारे में बता सकते हैं कि भोजन भी क्या है, बहुत तरह-तरह के पाए जाते थे। तो ये आप बता सकते हैं इसके अंदर। इंग्लिश मीडियम में देखें, द रोमन एम्पायर वाज़ अ यूनिक जो है जो है amalgam of culture diversity discuss this statement। तो यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स एंड लोकल जो है डेटीज, मल्टीपल लैंग्वेज जो है स्पोकन, वेरियस टाइप्स ऑफ जो है कस्टम्स, वैरायटी ऑफ फूड्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीपल फॉर्म ऑफ जो है सेटलमेंट, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मंगोल के इतिहास पर जो है विश्वास न कर पाने के क्या कारण है? अब आजकल जो हमें हमें हिस्ट्री जो पढ़ते हैं हम, तो हमें कहीं न कहीं किताबों से ही पता चलता है, ठीक है? वो किताब भी कहीं न कहीं से लिए होंगे क्योंकि राइटर भी जो है कहीं न कहीं से सोर्स लिया होगा। तो मंगोलों का जो इतिहास है उस पर विश्वास न कर पाने के क्या कारण है? देखिए, अगर कोई क्रूर शासक है एंड क्रूर शासक कोई भी हो, क्रूर शासक शासक का मतलब है कि ऐसा शासक जो बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है, ठीक है? सिंपल देख लिया हम तो। अगर उसका एक पूरा राजमहल है, उसका दरबार है एंड उसी के लोग जो है लिख कर बाहर दे रहे हैं उसके बारे में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी बातें क्या है अच्छी-अच्छी करेगा उसके बारे में, कोई बुरी बातें नहीं कहेगा, जिससे क्या है वहाँ के राजा को ठेस पहुँचे। तो मंगोलों का भी कुछ ऐसा ही है। मंगोलों का जो एक तो इतिहास है वो खुद रचित नहीं है। यानी इन्होंने खुद नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है। जानकारी के स्रोत अगर हम देखें तो इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज।
जो भी हमें सबूत मिलते हैं ना इतिवृत्त के माध्यम से, यात्रा वृत्तांत यानी कोई घूमने गया, जैसे आज के समय आप जाते देखते हैं वीडियो, ट्रैवलर गया वहां पे, तो आज तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है पूरा। लेकिन पहले के समय क्या हुआ करता था, पहले के समय जाता था कोई भी ट्रैवलर घूमने के लिए तो वो लिख लिया करता था कि यहाँ पे इसने ये देखा। एंड आप बहुत ज्यादा जो है फ्रांसवा बर्नियर हो गया, अल्बेरूनी हो गया, आप इंडिया के संदर्भ में जानते होंगे या आप 12th के अंदर पढ़ेंगे इस बारे में। नगरीय साहित्यकार, जो नगर के साहित्यकार थे, उनके दस्तावेजों से ही हमें जो है मंगोलों के इतिहास के बारे में पता चलता है। लेखकों की यायावारी जीवन की जो है जानकारी जो है पक्षतापूर्ण, अनेक जो मंगोल जो है अनेक लेखक जो है, जो भी लेखक लिखने वाले थे, मंगोलों के आश्रय पर ही क्या थे, निर्भर थे। यानी मंगोल ही उन्हें पालते थे, तो वो जरूरी नहीं है कि वो जो है उनके साथ जो है या ऐसी चीजें लिखे उनके बारे में जो खराब हो। यानी इसीलिए उनका वर्णन जो है सहानुभूतिपूर्ण रहा होगा। अन्य ने उन्हें लुटेरा और नरसंहार करने वाला कहा। लोगों ने उन्हें जो है नरसंहार और लुटेरा भी कहा है। एंड इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो था कैसा था। ठीक है, तो इसलिए उस पर जो है विश्वास नहीं कर पाते हैं, जो भी इतिहास है मंगोलों के बारे में। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट आर द रीजन फॉर नॉट बिलीविंग द हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। द रीजन फॉर दिस आर एज फॉलो। तो यहाँ पे द मंगोल्स डू नॉट हैव अ सेल्फ कंपोज्ड हिस्ट्री। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेनली जो है क्रोनिकल्स, ट्रेवलर्स एंड जो है डॉक्यूमेंट ऑफ अर्बन राइटर्स, बेस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द itinerant life of writers. Many writers depend on Mongol shelter. So the description was जो है sympathetic. Other called him a murderer and जो है murderer. आप यहाँ पे कह सकते हैं लुटेरा और मर्डरर कह सकते हैं आप इसे। तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग एक विशेष हैसियत थी। यानी फ्रांसीसी समाज में जो अभिजात वर्ग था उसके बारे में पूछा गया। एक तरह से उसकी विशेषता बतानी है आपको। तो उसकी एक विशेष हैसियत थी फ्रांसीसी समाज में, जैसे संपदा पर स्थायी तौर पर पूरा नियंत्रण होता था इनका। सैन्य क्षमता जो है अपनी बढ़ा सकते थे ये, स्वयं का न्यायालय लगा पाना, अपनी मुद्रा प्रचलित कर सकना तथा अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होना। तो आप इससे कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग जो था एक विशेष हैसियत रखता था फ्रांसीसी समाज के अंदर, क्योंकि उनके पास जो धन संपदा है उसके ऊपर पूरा नियंत्रण होता था। अपने खुद का जो है सैन्य क्षमता जो है, यानी सैन्य अपना बना सकते हैं, गुट बना सकते हैं, स्वयं का न्यायालय बना बना सकते हैं। ठीक है, खुद की जो है मुद्रा प्रचलित कर सकते हैं, ये चीजें इनके पास थी। एंड अभिजात वर्ग इसलिए जो है एक विशेष हैसियत रखता था। On what basis can you say that the aristocracy had a special status in French society? Full control over जो है assessed permanently, increasing military जो है capability आप कर सकते थे, being able to set up on court जो है circulation of own currency and to be the owner of all the people settled on his land। यानी जहां इसके लैंड पे जो भी लोग बसे होते थे उनके ये मालिक हुआ करते। तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में महिलाओं की स्थिति स्पष्ट करें। तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज के बारे में हो रही है कि उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो पारिवारिक निर्णयों में तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। देखिए, किसी भी समय महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा जाए ना, तो एक चीज आता है हिस्ट्री से निकलकर कि जो महिला जो है जिनके पास धन बहुत ज्यादा था, पैसा बहुत ज्यादा था, वो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। जिनके पास धन नहीं था, बिल्कुल गरीब थे, तो उनके पास क्या है, उनकी स्थिति खराब ही होगी। कारोबार चलाने में महिलाओं की कोई राय नहीं, यद्यपि दहेज और जो है दहेज जो मिलता था उसको कारोबार में लगाया जाता था। व्यापारी महिलाओं की स्थिति देखिए यहाँ पे तो भिन्न-भिन्न बताया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन महिलाओं के पास पैसे थे वो महिला की स्थिति अच्छी थी, जो जिनके पास पैसे नहीं थे वो उनकी अच्छी स्थिति नहीं थी। वैसे अगर हम देखें तो नॉर्मली आप ये लिख सकते हैं, जैसे जो भी फैसले हुआ करते थे उनमें उनकी राय नहीं ली जाती थी, कोई भागीदारी नहीं। कारोबार चलाने में जो है महिलाओं की कोई राय नहीं ली जाती थी, और दहेज जो मिलता था उनको कारोबार में लगाया जाता था, काम में लगाया जाता था पुरुषों के द्वारा। और व्यापारी महिलाओं की स्थिति भिन्न-भिन्न थी। इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन जो है मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी। तो नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फैमिली डिसीजन एंड इन पब्लिक लाइफ। वुमेन हैव नो से इन रनिंग द बिजनेस ऑल्सो डाउरी was used in the business। different status of business women। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों का विस्तार करने के लिए मूल बासिंदों को किस प्रकार बेदखल किया गया, विवेचना करना।
मूल बासिंदे का मतलब है कि वो लोग जो यहाँ यहाँ के ही निवासी बहुत पहले से रह रहे हैं एंड ये इनकी ही ज़मीन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस तरह इन जो मूल बासिंदे थे उनको हटाया ज़मीन से। तो ज़मीन की कम कीमतें दी गई, यानी एक तरह से आप देखें तो ज़मीन को क्या है कम कीमतों में खरीदना। ज़मीन इन्होंने बहुत ज़्यादा ली और पैसे बहुत कम दिए। उन्हें आलसी कहा जाता था, जो यहाँ पे मूल बासिंदे थे उनको आलसी कहा जाता था। उन्हें छोटे इलाके में कैद कर दिया गया और उन्हें असभ्य कहा जाता था। यानी यहाँ पे देखें तो ज़मीन को खरीद कर एक तो कम पैसा देकर ज़्यादा ज़मीन ले ली, साथ ही साथ यहाँ पे जो ज़मीन बेचता नहीं था ना, उनके साथ जो है लड़ाई-झगड़ा, यानी गलत तरीके से भी जो है ज़मीन जो है हथियाते थे। तो इस तरह से इनको जो है मूल बासिंदों को धीरे-धीरे एक छोटी-सी जगह में, एक इलाके में कैद कर दिया गया और उन्हें बहुत तरह की बातें, जैसे उन्हें आलसी, उन्हें असभ्य, ये सारी चीज़ों का वर्ड का यूज़ करते थे कहने के लिए। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए डिस्कस हाउ द ओरिजिनल जो है इनहैबिटेंट्स वर एविक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टू एक्सपेंड इट्स जो है सेटलमेंट। तो लो लैंड प्राइस वर गिवर took more land, जो है gave less money. He was called lazy, confined them to small areas. They were called जो है barbarians. तो ये आप कह सकते हैं इसमें। एंड इसी के अथवे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जापान के बारे में पूछा गया, जैसे जापान के अंदर जो है 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था का वर्णन करना है। यानी न्यू स्कूल जो सिस्टम है उसके बारे में बताना है कि 1870 में जापान ने क्या बदलाव किए। तो यहाँ पे देखिए जापान ने 1870 में क्या-क्या बदलाव किए। 1870 के दशक में जो है लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए स्कूल जाना जो है ज़रूरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। 1910 तक स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। 1870 में स्टार्ट हुआ था ये एंड 1910 आते-आते अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो है विद्यालय जाने से वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस जो है यहाँ पे बहुत कम रखी गई थी। शिक्षा मंत्रालय पाठ्यचर्चा पर किताबों का चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था। किताबों में माता-पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। तो ये कह सकते हैं 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था के बारे में, जो कि जापान में हुआ था। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे मेंशन द न्यू स्कूल सिस्टम एडॉप्ट इन जापान इन द 1870s। तो ये आप डाल सकते हैं, जैसे 1870s में इंग्लिश मीडियम में ये पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये आपका जो है सेक्शन बी खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आपने देखे। हम चलते हैं जो हमारे सेक्शन सी वहाँ की तरफ। सेक्शन बी भी हमने डिस्कस कर लिया था। सेक्शन सी की तरफ चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट होता है एंड यहाँ से ये सभी क्वेश्चंस आपके 8-8 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों में ही आपको अथवा दिया जाता है। 2 में से किसी एक को करना होता है। सेक्शन सी की तरफ आइए, टोटल जो है 24 नंबर का ये सेक्शन है आपका। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 28वें क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है कि मेसोपोटामिया ने क्या-क्या उपलब्धियां जो है करी है, आपको बताना है। जैसे हमने लेखन कला के बारे में डिस्कस किया था कि लेखन कला का क्रमबद्ध विकास कैसे हुआ। तो लेखन कला जो है यहीं से निकल कर आता है, मेसोपोटामिया से। लेखन कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस हमारे पास जो है, हमें विश्व को क्या-क्या दिया इन्होंने। तो एक तरह से लेखन कला इसका सबसे जो है महत्वपूर्ण दिन है। गणित की जो गणनाएँ करते हैं हम, जिसमें जोड़-घटा, ठीक है, गुणा-भाग करते हैं, वो भी क्या है, मेसोपोटामिया ने ही हमें दिया है। विद्यालय जैसी जो संस्थाएँ आज के समय हम देखते हैं, वो भी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हमें मिला है। आगे की तरफ आए, मेसोपोटामिया के शहरी लोगों का आधुनिक तौर तरीकों से परिचित होना, शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था, ये भी जो है मेसोपोटामिया से निकल कर आता है। विवाह हो गया, उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेज का होना, मोहर एक शहरी शिल्पकृति, ये सब जो है उपलब्धियां है इसकी। एक तरह से विश्व को क्या देन है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है ये। एंड ये आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनकी उपलब्धियां क्या-क्या रही है। तो ये रही है, वो विवाह जैसे आज के समय होता है, उत्तराधिकार के मामले में कानूनी जो दस्तावेज होते हैं, ये सब जो है मेसोपोटामिया से ही निकल कर आया है। अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं में डाल दें तो 5000 ईसा पूर्व जो है बस्तियों का विकास हुआ था, यानी बस्तियों का विकास भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। लेखन प्रणाली एंड शहरीकरण करण का जो है महत्व, आप इसके अंदर ये पॉइंट भी डाल सकते हैं। तो ये है मेसोपोटामिया की देन विश्व को, या इसकी उपलब्धियों में आप लिख सकते हैं कि क्या-क्या जो है विश्व को दिया है, या इनकी उपलब्धियां क्या-क्या रही है। जैसे हम देखते हैं ना कि भारत की क्या-क्या उपलब्धियां रही है, भारत ने क्या-क्या चीजें करी है। ऐसी मेसोपोटामिया जो उस समय की सभ्यता थी, जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, उसकी क्या उपलब्धियां रही है। तो लेखन कला, गणित की गणनाओं का विकास, विद्यालय जैसी जो संस्थाएं हैं,
जो आज के समय आप विद्यालय देखते हैं वो वहीं से आई है। मेसोपोटामिया के शहरी लोगों का आधुनिक तौर तरीकों से परिचित होना, शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्था हो गया, विवाह उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेजों का होना। ये आज के समय देखते हैं ना कि विवाह होता है तो आप एक एक रहता है ना कानूनी दस्तावेज। कोई किसी भी धर्म में विवाह रहता है तो वो कानूनी दस्तावेज रहता है। बट हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो भी होने लग गया है। एंड यहाँ पे उत्तराधिकार के मामले में जो है कानूनी दस्तावेज का होना, ये सारी चीजें वहीं से निकल कर आती है एंड ये इसकी उपलब्धियां थी। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ मेसोपोटामिया। तो क्या क्या जो है अचीवमेंट्स है, जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट ऑफ राइटिंग हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मैथ कैलकुलेशन हो गया, इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल हो गया, फैमिलाइजेशन यहाँ पे बोला गया ऑफ द मेसोपोटामियन अर्बन पीपल विद मॉडर्न मेथड्स, अर्बन लाइफ एंड सोशल ऑर्डर, हैविंग लीगल डॉक्यूमेंट इन मैटर ऑफ मैरिज, जो है सक्सेशन एंड मोहर एंड अर्बन जो है क्राफ्टमैनशिप। 50,000 50 बोला सॉरी 5000 बीसी डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स हो गया, राइटिंग सिस्टम हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन हो गया। तो ये इसके अचीवमेंट है, ये आप लिख सकते हैं। इसी के अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा एंड अथवा के अंदर पूछा गया है और नगर के बारे में कि और नगर की योजना का जो है आपको विस्तार करना है। और नगर की नगर योजना के बारे में आपको बताना है कि एक नगर जो है, नगर योजना का मतलब होता है कि कोई नगर है उसकी बसावट कैसी है। जैसे आज के समय हम दिल्ली को देखते हैं, भारत के अंदर जो अगर हम दिल्ली को देखें तो दिल्ली एक शहर है, ठीक है, उसकी बसावट कैसी है आप बताइए। तो कहीं पे क्या है, कहीं पे बहुत अच्छे जो है घर बने हुए, कहीं पे क्या है बहुत तरीके से घर नहीं बने हैं। ऐसी नगर नियोजन आपको योजना बतानी है और नगर की। तो और नगर जो है, और नगर की सबसे पहले खुदाई हुई थी मेसोपोटामिया की, जब खोज हुई थी उसके अंदर और नगर की सबसे पहले खुदाई की गई थी। यहाँ की जो गलियां थी वो पतली व घुमावदार गलियां थी। नगर नियोजन पद्धति का यहाँ पे अभाव था। जल निकासी व्यवस्था यहाँ पर थी नहीं। आज के समय आप गांव में देखते, वैसे तो कई जगह हो गया हो, लेकिन जहाँ मैं मेरा गांव है वहां पे यह है कि जल निकासी व्यवस्था ही नहीं है, यानी नालियां नहीं बनी हुई है अभी। तो ये कह सकते हैं आप। घरों के बारे में जो अंधविश्वासों का प्रचलन भी था उस समय पे। कमरों में जो है खिड़कियों का अभाव था। सगुन अपसगुन जैसी संबंधी बातें थी। नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान था। आंगन में होजों का होना और सामान का ले आना यहाँ पे होता था। तो और नगर के बारे में आप देखेंगे तो ये इस तरह से आप इसे ग्रामीण कह सकते हैं। पूरा ग्रामीण जीवन था यहाँ पे। नगर जो थे वो पूरी तरह जो है सही तरह से बसाया नहीं गया था। यहाँ की गलियां पतली थी। नगर नियोजन पद्धति, जैसे अगर नगर किसी नगर को बसाया जाता है तो वहां की गलियां देखेंगे, एक तो सीधी रहेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये। लेकिन यहाँ की जो गलियां थी बहुत पतली थी और नगर नियोजन पद्धति नहीं थी, मतलब टेढ़ी-मेढ़ी गलियां आप कह सकते हैं यहाँ पे थी। जो जल निकासी प्रणाली, यानी घरों से पानी कैसे निकाला जाता है, नाली में जब पानी जाता है तो एक निकासी प्रणाली रहती है जहाँ पे हमारे घर से पाइप के थ्रू हो गया, आज के समय आप देखते होंगे। लेकिन उस समय ऐसा कोई प्रणाली नहीं थी उर नगर में। तो उर नगर के बारे में आप किस तरह से लिख सकते हैं। इंग्लिश में देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल द टाउन प्लान ऑफ और सिटी। तो यहाँ पे देखिए हम, तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन हुआ था यानी खुदाई हुई थी और द और की हुई थी इन एंड जो है वाइंडिंग स्ट्रीट्स। लैक ऑफ मेथड ऑफ टाउन प्लानिंग हो गया, लैक ऑफ जो है ड्रेनिंग सिस्टम हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, द प्रिवेलेंस ऑफ सुपरस्टिशन अबाउट होम्स, लैक ऑफ विंडो इन द रूम्स, गुड होम्स रिलेटेड थिंग्स, cemetery फॉर द टाउन्स पीपल, यहाँ पे होस इन द यार्ड, यहाँ पे कैरिंग जो है लगेज। ये आप चीजें चीजें लिख सकते हैं इसके अंदर इंग्लिश मीडियम में। आगे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। 28 के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, अर्थ में आपने देखा, उनमें से किसी एक को ही आपको करना है। 29वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रोमन साम्राज्य में रोम की जो अर्थव्यवस्था है उसको आधुनिक क्या क्या चीजें दर्शाती है, आपको इसके बारे में बताना है। तो रोमन साम्राज्य, उसके बारे में जैसे आप जानते होंगे, तो उनके वहां पे ऐसी क्या क्या चीज थी जो आधुनिक दर्शाती थी। तो अगर हम देखें तो भूमध्य सागर के नजदीक पानी की शक्ति का प्रयोग किया करते थे वो। जल शक्ति के कारण प्रौद्योगिकी का प्रयोग, अगर देखें पानी का शक्ति का प्रयोग यहाँ पे आप डाल सकते हैं सब हेडिंग। एंड ये चीजें इसको आधुनिक दर्शाती थी। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई होती थी। तो यहाँ पे जल शक्ति का प्रयोग करके जो है खुदाई किया जाता था। व्यापक पैमाने पर खानों से जो है खनिज निकालना, ये भी क्या है, आधुनिक दर्शाते थे इन्हें। उत्पादकता का ऊंचा स्तर, जो उत्पादन हुआ करता था वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ करता था। बैंकिंग व्यवस्था थी, धन को बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता था। नगर औद्योगिक
तथा व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे और सुगठित वाणिज्य व्यवस्था थी और बेहतर परिवहन क्षमता थी। तो ये चीजें आप इसके अंदर लिखेंगे। ये चीजें जो है इसको रोमन साम्राज्य है उसको उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको आधुनिक दर्शाते थे। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे की तरफ आए, इसी को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें। व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक दैट कैरेक्टराइज रोमन सोसाइटी एंड द इकोनॉमी ऑफ रोम, गिव एन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे यूजिंग द पावर ऑफ वाटर नियर द मेडिटेरियन सी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू हाइड्रो पावर। यहाँ पे लिख सकते हैं आप डिगिंग द गोल्ड एंड सिल्वर माइंस ऑफ स्पेन बाय जो है हाइड्रो पावर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइंस ऑन अ लार्ज स्केल, हाई लेवल ऑफ जो है प्रोडक्टिविटी, बैंकिंग सिस्टम, लार्ज स्केल यूज ऑफ मनी। द सिटी इज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड जो है कमर्शियल एक्टिविटीज, स्ट्रक्चर कमर्शियल अरेंजमेंट हो गया एंड बेटर जो है ट्रांसपोर्टेबिलिटी। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। एंड इसी के अंदर सभी क्वेश्चंस में आपके और है, तो अथवा है इसके अंदर भी चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चंगेज खान है, आप मंगोल के बारे में पढ़े होंगे, उसी में जो है चंगेज खान जिसने जो है मंगोल की स्थापना करी, एक तरह से जो वंश है मंगोल इसकी स्थापना करी चंगेज खान ने। इसके बारे में आपको बताना है कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां क्या कह रही है। ये अपनी सेना के लिए ना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि अपने सेना में इसने बहुत सारी चीजें बदली एंड इसकी सेना जो है उस समय की मतलब खतरनाक सेना में से एक थी। अगर हम उसकी सफलता के क्या कारण थे अगर देखें एंड इसकी उपलब्धियां क्या क्या थी, तो सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर दे यानी हैरान कर देने वाली थी। स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली को सुधार व आवश्यकता अनुसार जो है इन्होंने परिवर्तित किया, यानी जहाँ पे सुधार की जरूरत पड़ी एंड आवश्यकता की जरूरत पड़ी वहां पे इन्होंने उसको बदला। उसे प्रभावशाली रणनीति में बदला। कुशल यहाँ पे आएगा, कुशल जो है घुड़सवारी से उनकी सेना को गति मिली। इन्होंने क्या अपने सेना में जो है घुड़सवारी जो है मतलब सेना को घुड़सवारी जो है सिखाई और अपने सेना में इन्होंने ऐड किया। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। सैनिकों को घोड़े पर सवार होकर जो है तीरंदाजी का कौशल सिखाया। घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने सैनिक गति को जो है बहुत तेज कर दी। स्टेपी व आसपास के भूभागों की व मौसम की जानकारी हो गया। घोर शीत ऋतु में आक्रमण के लिए बर्फ से जमी नदियों का राजमार्गों की तरह जो है प्रयोग किया करते थे। घेराबंदी यंत्र व नेफ्ता बमबारी का प्रयोग किया करते थे ये युद्धों के अंदर। अभियानों के दौरान हल्के जल उपकरणों का प्रयोग सफलता के कारण। सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति, चंगेज खान का सशक्त नेतृत्व और द्रुत गति की हरकारक पद्धति। ये चीजें आप इसके अंदर लिखेंगे। ये इनकी सफलता के भी इसके अंदर कारण थे और ये इनकी उपलब्धियां। तो ये हो जाएगा इसका। इंग्लिश मीडियम में देखिए डिस्क्राइब द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ चंगेज खान, व्हाट वर द रीजन फॉर हिज सक्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स आपके इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए सभी। जैसे astonishing military achievements, the fighting style of the steppe region was improved and changed as needed, convert in it into effective strategy. His army got जो है monumental due to कौशल horse ride, यहाँ पे आप लिख सकते हैं taught soldiers the skill of archery, riding on a horse. The experience of horse riding archery greatly increased the military speed, weather and information of steppe and जो है surrounding areas. Use of snow frozen rivers as highway for attack in server जो है winter. Use of siege equipment and जो है नाफ्ता both bombardment, ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। द यूज ऑफ लाइट मूवेबल इक्विपमेंट ड्यूरिंग मिशंस लीड टू सक्सेस। स्ट्रॉन्ग जो है डिसिप्लिन मिलिट्री पावर, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ चंगेज खान, फास्ट पेस जो है रनर सिस्टम, ये आप इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये पॉइंट होंगे जो इसमें आपको बताएंगे कि चंगेज खान के बारे में उनकी अचीवमेंट क्या क्या रही है और रीजन क्या था इनकी सक्सेस। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलावों की आपको विवेचना करते हुए चौथे वर्ग के उदय पर प्रकाश डालना। देखिए 11वीं शताब्दी में यूरोप में जो होने वाले प्रौद्योगिकी बदलाव थे उसको आपको बताना है, साथ ही साथ चौथे वर्ग के उदय पर भी प्रकाश डालना। तो लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल जो थे उसका प्रयोग किया जाने लगा। पशुओं के गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर, यानी यहाँ पे दो चीजें बदली आप देखेंगे। प्रौद्योगिकी बदलाव अगर देखें तो जो लकड़ी के हल हुआ करते थे उसके स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल का प्रयोग किया जाने लगा। और पशुओं के जहाँ पहले जो है
गले के स्थान पर गले में डाला करते थे जुआ, अब जो है वो कंधे पर डाला जाने लगा। घोड़े के जो है खुरों पर अब लोहे की नाल का प्रयोग होने लगा। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग आप डाल सकते हैं इसके अंदर। संपीड़कों व चक्कियों में भी वायु तथा जल शक्ति का प्रयोग। 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था। कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई इससे। भोजन की उपलब्धता यहाँ पे 2 गुनी हो गई। कृषकों द्वारा खेती योग्य भूमि का विस्तार। चौथे वर्ग का उदय। कृषि के विस्तार के साथ जो है जनसंख्या, व्यापार व नगरों का विस्तार हुआ। कृषिदास नगरों में छिपकर स्वतंत्र रहने लगे। नए-नए व्यवसायों से एक चौथे वर्ग का उदय, जिनमें व्यापारी, दुकानदार, विशिष्ट कौशल वाले साहूकार, वकील, चिकित्सक, अध्यापक, ये चीजें जो है निकल कर आए। ये वर्ग जो है निकल कर आए चौथे वर्ग के अंदर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में क्या-क्या बदलाव होते हैं एंड चौथे वर्ग के ऊपर अगर डाले प्रकाश, तो इनसे ही, इसी की वजह से जो है चौथे वर्ग का उदय होता है, जिसके अंदर दुकानदार हो गया, व्यापारी हो गए, साहूकार हो गए, वकील, चिकित्सक हो गए, अध्यापक हो गए, ये निकल कर आते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। डिस्कसिंग द वेरियस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस इन यूरोप इन द 11th सेंचुरी, थ्रो लाइट ऑन द राइज ऑफ द फोर्थ क्लास, यहाँ पे बोला गया। एंड यहाँ पे आंसर की बात करें, इन प्लेस ऑफ वुडन फ्लो, यूज ऑफ हैवी आयरन फ्लो विद मोल्डेड प्लैंक्स, द गैम्बल इज नाउ ऑन द सोल्जर इंस्टेड of the animal's neck. Now using iron rod on the horse hooves, the use of wind and water power for agriculture, use of wind and water power in जो है compressors and mills also, instead of a 2 farm system, a 3 farm system, rapid increases in agriculture production, double the availability of food, expansion of जो है cultivable land by cultivable vetters, the rise of the fourth class, expansion of population, trade and cities with the expansion of agriculture, freedmen hiding and agriculture towns, the emergence of a fourth class from new जो है occupations in which traders, spoke shopkeepers, money lenders with special skill, lawyers, डॉक्टर एंड टीचर, etc। आप इंग्लिश में इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। आगे की चले, इसी के अंदर और भी देखने को मिलेगा आपको। एंड और में दिया हुआ है, 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का जो आर्थिक विकास है वो धीमा क्यों पड़ गया, ऐसा किन कारणों से हुआ। तो 14वीं सदी की शुरुआत की बात हो रही है, उस समय जो है यूरोप के बारे में बात हो रही है। आप सभी महाद्वीप जानते होंगे, 7 महाद्वीप है, उसमें से आप देखेंगे एशिया के ऊपर है आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक है, कुछ यहाँ पे है। एंड उसका विस्तार जो है 14वीं सदी की शुरुआत में धीमा क्यों पड़ जाता है, क्या कारण थे। तो आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कई कारण थे, जिसके अंदर अगर हम देखें 13वीं सदी के अंत तक जो है उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का जो स्थान है वो ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने जो है ले लिया। पैदावार के मौसम जो है, जो फसल उगाते हैं उसके एक मौसम रहता है कि इस समय उगाया जाएगा। तो जो पैदावार के मौसम थे वो छोटे हो गए। तूफानों व सागरीय बाढ़ों से जो फर्म प्रतिष्ठान नष्ट हुए। फलस्वरूप सरकार को करों से जो है कम आमदनी होती है। अब पैदावार के मौसम कम होंगे, छोटे होंगे, तो पैदावार भी जो है, फसल भी कम होगी, उससे सरकार को टैक्स भी कम मिलेगा। एंड पहले की गहन जुताई के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से जो है भूमि कमजोर होने लगी। चारागाहों की कमी से जो है पशुओं की संख्या में कमी हुई। जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध जो संसाधन थे उसमें कमी आई। फिर 1315 से 1317 तक यूरोप में भयंकर अकाल हुआ। 1320 में अनेक पशुओं की मौत हुई। ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों में उत्पादन की कमी हुई। धातु मुद्रा में कमी से व्यापार प्रभावित हुआ। यानी किसी किसी एक चीज का जो है देख सकते हैं आप कि कैसे प्रभाव पड़ता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर। अगर देखते हैं, आप मान लेते हैं दुनिया भर के अंदर अगर देखेंगे आप, जो तेल है उसके दाम अगर बढ़ जाते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो है हाहाकार मच जाता है। एक तरह से तेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उसी से सभी चीजों की एक तरह से आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे तेल से क्या लेना देना, आप चावल उगाते हैं, आप चावल खाएंगे, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे चावल भी आप बना कहीं और उग रहा है, लेकिन आपको पहुंचाया जाता है वो पेट्रोल से ही आपके पास आता है ना, गाड़ियों के माध्यम से, यानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसमें तेल लगता है। एंड तेल महंगा होगा तो उसके दाम भी बढ़ जाएंगे आने जाने के, एंड उस सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसका। तो कोई एक चीज अगर देखें, जो मेन तेल माना जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज है, अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छा है उस देश के लिए। दूर देशों से व्यापार करने वाले पोतों के साथ चूहे आए, जो यहाँ पर एक प्लेग जैसी जो है एक महामारी निकल कर आती है जो फैल गई थी, एंड लाखों लोग इससे जो है
लाखों लोगों की जान भी गई थी, इससे ग्रसित हो गए थे। विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी से जो है सामाजिक विस्थापन, मजदूरों की संख्या में कमी हुई। तो ये कारण आप डाल सकते हैं, आर्थिक विस्तार जो है धीमा पड़ जाता है, यानी इकोनॉमिकल जो है ये बहुत तेज फास्ट ग्रो नहीं कर पाते, बल्कि ये नीचे डाउन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, बाय द बिगिनिंग ऑफ द यहाँ पे 14th सेंचुरी द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ यूरोप स्लो डाउन। फॉर व्हाट रीजन डिड दिस हैपन? तो यहाँ पे स्लो डाउन होने के क्या क्या रीजन थे? यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, बाय द एंड ऑफ द 13th century, the hot summers in northern Europe were replaced by cool summers. Short growing season था ये। farm जो है establishment destroyed by storms and ocean floods. As a result, less income from taxes to the government. Land weakened by 3 field crop rotations of earlier जो है intensive tillage. आगे लिखे तो डिक्रीज इन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ड्यू टू लैक ऑफ जो है pasture. ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ अवेलेबल रिसोर्सेस आर लेस। 1315 से 1317 तक बताया गया कि सर्व फेमिन इन यूरोप, डेथ ऑफ मैनी एनिमल्स इन 1320, decrease in the production of silver mines of Austria and Serbia, trade affected by the decrease in जो है metal currency, mice can be trade ships from जो है distant lands which जो है transmitted by जो है bubonic plague, जो यहाँ पे प्लेग की बात की गई है, epidemic, millions of people affected by time, social displacement from economic downturn with destructions, reduction in the number of workers। तो ये आप इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, एंड ये 8-8 नंबर वाले क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाते हैं। 30वां क्वेश्चन था ये आपका, एंड ये आपका खत्म हो गया है सेक्शन जो आपका डी रहेगा। एंड सेक्शन जो ई है, सॉरी सेक्शन सी आपका खत्म हो गया, सेक्शन डी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे आपके स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे, आपके जैसे स्रोत दे दिए गए, आप इससे स्रोत को पढ़ेंगे। तो ये स्रोत है, एंड इस ये स्रोत जो है एक दास के बारे में है। अगर आप इसे देखेंगे, दास के बारे में है कि किस तरह से जो है कुछ ही समय बाद शहर के शासक जो है ल्यूसियस जो है पेडेनियस सेकेंड्स का जो है उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा ये आपका स्रोत दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे टैसिटस कौन था? तो यही वो दास था जिसने जो है उसको जो है मारा था। टैसिटस शहर के शासक ल्यूसियस पेंडियस सेकेंड का एक दास था। नीरो ने इन लोगों के प्रति कैसा रवैया अपनाया? तो आपको बताना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैसा रवैया अपनाते हैं? कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार ये आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को जो है फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्र हो गई और दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मसाले लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को जो है मतलब लागू किए जाने से रोका, कार्यान्वित करने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी जहां सैनिक जो है सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, यानी कैसा रवैया अपनाया था नीरो ने। नीरो ने इन लोगों के प्रति कैसा रवैया अपनाया? तो नीरो ने इन लोगों को फटकार लगाई और उन सभी मार्गों पर सेना लगा दी जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। रोमन साम्राज्य में सीनेट की क्या स्थिति थी? तो सीनेट रोमन साम्राज्य में एक उच्च न्यायिक और सांसद सभा थी। इसमें सभी आज के समय आप संसद देखते हैं ना, वही उस समय का सीनेट था। वहीं पर सारे जो नियम होते थे, जैसे नियम का बनना, नियम का लागू होना, मतलब यहीं से तय किया जाता था। तो राजनीतिक और सामाजिक निर्णय यहीं से लिए जाते थे। ये साम्राज्य की शासन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जैसे आज के समय का संसद है, जहां पर लोकसभा, राज्यसभा है, ऐसी ये सीनेट है। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला स्रोत। आगे आए, इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो ये आपका सोर्स दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे हु वाज जो है टैसिटस, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो टैसिटस वाज अ स्लेव ऑफ जो है ल्यूस पेंडिस, जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो है क्या था? वो दास था, यानी स्लेव था। व्हाट एटीट्यूड डिड द नीर अडॉप्ट
टुवर्ड्स दिस पीपल, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, नीड का जो है क्या रिएक्ट रहता है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द सीनेट इन द रोमन एम्पायर, तो सीनेट जो था वो क्या था, तो यहीं पे जो है सारे डिसीजंस लिए जाते थे, पॉलिटिकल एंड जो सोशल डिसीजन थे वो यही लिए जाते थे, तो पार्लियामेंट आप एक तरह से समझ सकते हैं आज की तरह। तो ये आपका जो है 31 क्वेश्चन हो जाएगा। आगे की तरफ आते हैं, अगला सोर्स हम बढ़ते हैं अगले स्रोत की तरफ, तो ये अगला स्रोत है आपका क्वेश्चन, एंड ये वाला आप स्रोत देख सकते हैं कुछ इस तरह से, चंगेज खान के बारे में है। एंड यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है जैसे यास से क्या अभिप्राय है, तो यास का मतलब होता है चंगेज खान के यास योजना से, यानी योजना जो है उसी को यास कहा जाता है चंगेज खान के रूप में। अगर देखें हम तो यहाँ पे आपका स्रोत दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। जरूरी नहीं है आपको सभी के आंसर इसमें मिल जाए, कुछ क्वेश्चन के ना भी मिले, लेकिन जरूर इसे देख लेना एक बार। आगे देखिए दूसरा, हफीज ए तानिस ने अब्दुल्ला खान के विषय में क्या टिप्पणी की, तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, हफीज ए तानिस ने अपने इतिहासकारी इतिवृत्त में अब्दुल्ला खान की मुस्लिम धर्म प्राणयता का विवरण दिया और चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज खान के यास के अनुसार था। तीसरे क्वेश्चन को देखें, चंगेज खान ने मुसलमानों को कहाँ पर जो है यहाँ पे आएगा, कहाँ पर एकत्रित किया और क्या चेतावनी दी, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसके अंदर भी मिल जाएंगे आंसर आपको। जैसे चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित किया, यहाँ पे उत्सव मैदान में एकत्रित किया और उनकी भर्त्सना की, उसने उनको क्या है पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। ये वर्णन जो है मतलब आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर। एंड यहाँ पे क्वेश्चन देखें, चंगेज खान ने मुसलमानों को कहाँ एकत्रित किया और क्या चेतावनी दी, तो उन्होंने क्या है जो भी धन छुपा रखा है एक तो उन्हें दे दो लाकर, एंड उत्सव मैदान के अंदर इन्हों जो है एकत्रित किया गया। आगे देखिए इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ये आपका पूरा सोर्स है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे व्हाट इज मीन्ड बाय जो है यास, यहाँ पे पूछा गया व्हाट जो है कमेंट्स डिड हाफिज तानी मेक अबाउट अब्दुल्ला खान, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, वेयर डिड चंगेज खान गैदर द मुस्लिम्स एंड व्हाट वार्निंग डिड ही गिव, तो यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं इसका आंसर। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 32। आगे हम आते हैं 33 की तरफ, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जैसे निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए, तो ये आपका स्रोत है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे पूछे गए। जैसे विनम्रता का क्या अर्थ है, ये मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है, अब पैसेज के अंदर अगर हम चले जो दिया हुआ स्रोत, तो विनम्रता का अर्थ यहाँ पे आज्ञा पालन कहा गया है, तो ये आप लिखेंगे। देखिए ये सभी स्रोत 4-4 नंबर के, 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो शुरू के जो 2 क्वेश्चन है वो सभी 1-1 नंबर के हैं एंड जो जो लास्ट क्वेश्चन होगा सभी 2-2 नंबर के होंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, संपत्ति संबंधी नियम किस अध्याय में है और आलस्य क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो संपत्ति जो संबंधित नियम है अगर हम देखें तो यहाँ पे 33वें अध्याय में है। एंड आलस्य के बारे में पूछा गया, तो आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसलिए भिक्षु और भिक्षुओं को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए। ये आलस्य के बारे में, और किस अध्याय में जो है संपत्ति का नियम उसके बारे में पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन है इसका, मठों का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे भी आप जाएंगे स्रोत के अंदर, एंड मठ इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएं जल, चक्की, उद्यान, कार्यशाला सभी उसकी सीमा के अंदर हो। तो यहाँ पे जो मठ है किस तरह बनाए जाने चाहिए उसका वर्णन किया गया, तो ये आपका हो जाएगा। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखिए इस सोर्स को, तो ये आपका सोर्स है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है एंड है यहाँ पे, तो ह्यूमिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका आंसर अध्याय 7 में आप पढ़ सकते हैं। इन विच चैप्टर आर द रूल्स जो है रिलेटेड और टू जो है प्रॉपर्टी, व्हाट इज जो है लेजीनेस, तो यहाँ पे इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा 33 अध्याय जो है इसके अंदर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की है एंड लेजीनेस की 47 में बात की गई है। हाउ शुड जो है यहाँ पे मोनास्टरीज बी बिल्ट यहाँ पे बोला गया, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसका भी आपको आंसर जो है अध्याय जो चैप्टर 48 है इसके अंदर मिल जाएगा किस तरह से बनाए जाने चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। एंड ये आपका स्रोत वाला जो सेक्शन था वो खत्म हो जाता है, सेक्शन डी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये 3 स्रोत आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। एंड आगे की तरफ आए तो ये आपका सेक्शन ई रहता है सॉरी, एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मानचित्र पर आधारित रहेंगे, 5 नंबर का रहेगा ये। एंड ऊपर के जो अभी आपने 3 क्वेश्चन देखे स्रोत वाले, ये तीनों ही जो है 4-4 नंबर के हैं।
तो आइए मैप वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैप में आपसे जैसे पूछा गया, इटली के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो स्थानों को भरना है। ये आपके 5 दिए गए, 5 में से किन्हीं 2 को भरिए। एंड इटली के दिए गए मानचित्र पर 1 से 3 जो है अंकित किए गए, उनको पहचाना और सही नाम लिखना। तो एक मानचित्र आपका, एंड इंग्लिश में भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ऑन द गिवन मैप ऑफ इटली लोकेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे टू को फिल करना है आपको। एंड ऑन द गिवन मैप ऑफ इटली आइडेंटिफाई द राइट देयर करेक्ट नेम एज 1 2 3। तो यहाँ पे जैसे 1 2 एंड 3 को यहाँ पे दिखाया गया, आप इसे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे साथ ही साथ आपसे जो है ये भी पूछा गया था, इटली के जो मानचित्र है इस पे आपको किन्हीं 2 के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप मैप देख रहे होंगे इटली का, एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जैसे यहाँ पे पादुआ, वेनिस, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, इटली का मैप है पूरा का पूरा। एंड इससे आप भर देंगे जैसे नाम दिया हुआ है। अगर हम देखें तो ये दिया वेनिस, फ्लोरेंस, रोम, बोलोगना, तो ये इसके अंदर आपको मिल जाएगा अगर आप इन्हें देखेंगे सही से। जैसे फ्लोरेंस भी आपको मिल गया, बोलोनिया भी मिल गया, ठीक है, वेनिस, पादुआ। एंड यहाँ पे आप जेनेवा अगर देखें तो मैप में आपको क्या क्या फिल करने के लिए बोला गया, 3। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसका एक हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। तो कुछ इस तरह से आपको फिल करना है। ये आपका दूसरा हो जाएगा। आपका 34.2 का ये वाला आंसर हो जाएंगे ये तीनों। एंड ये वाला 34 पॉइंट जो है 1 के हो जाएंगे। आप इन्हें देख सकते हैं मैप के अंदर कहाँ कहाँ फिल है। एंड रोम भी आपका दिया हुआ है, जैसे आप देखेंगे रोम यहाँ पे है। तो ये आपका जो है मैप वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट रहेगा, एंड पेपर पूरा खत्म हो जाता है।